आज हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा जसरी चर्चा परिचर्चा र बहस गरिरहेका छौँ, नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि संविधान जारी भयो र भारतमा भोलि 68औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदाखेरि नेपाल भारत सम्बन्धको आफ्नै किसिमको विशिष्टता छ, विशेष रूपमा। त्यसैले गर्दाखेरि आज हामी भारतको 68औं गणतन्त्र दिवस, नेपाल भारत सम्बन्ध, सम्भावना, चुनौती र भारतीय राजदूत रणजित रेको कार्यकालमा भएका उपलब्धिहरूको बारेमा हामी बहस गर्छौँ। र भोलि हामी रिपोर्टर्स क्लब नेपालले फरेन मिनिस्टरको फर्मर फरेन मिनिस्टर शीर्ष नेतालाई राखेर पनि हामी बहस गर्दैछौँ नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि भोलि गणतन्त्र 68औं गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर। आज हामीले पूर्व सन्ध्यामा भारतीय राजदूत रणजित रेसँग द्विपक्षीय सम्बन्धको बारेमा, उपलब्धिको बारेमा, उहाँ डाइनामिक भिजनरी एम्बेसडर हुनुहुन्छ, उहाँले राम्रो काम गर्नु भएको छ र मेन आधार है लोगों के बीच का संबंध है। चुनौती अब ये है कि आज के ग्लोबल परिवेश में 21वीं सदी में किस तरह ये संबंध हमें आगे बढ़ाने पड़ेंगे। और हम समझते हैं कि जो मेन आधार होना चाहिए संबंधों का वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन। विकास अगर करना है तो कोई अकेला देश जिस रफ्तार से विकास करना चाहता है नहीं कर पाएगा। हमारे पूरे एरिया को कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ना होगा। और ये मुझे लगता है खास तौर पे भारत और नेपाल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों का ओपन बॉर्डर है, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से हर तरह से जुड़े हुए हैं, भौगोलिक रूप से जुड़े हुए हैं। वही नदी, नाले, पहाड़। तो अगर साथ साथ हम लोग मिल के आगे बढ़ेंगे तो तेज़ी से दोनों देश विकास करेंगे, और यही हम लोग चाहते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे इनिशिएटिव्स दिए गए हैं। जैसे अगर आप वाटर रिसोर्सेज का क्षेत्र लें तो आप जानते हैं कि कई दशकों से कुछ योजनाएं जो हैं हमारी खटाई में पड़ी हुई थी, जैसे पंचेश्वर महायोजना। और इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए काफ़ी इनिशिएटिव्स उठाए दोनों सरकारों ने, और अब डीपीआर जो है फाइनल स्टेजेस में है इस परियोजना का। और मुझे लगता है कि एक दफ़े ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब अप्रूव हो जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी साल मध्य तक ये हो जाना चाहिए, और उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन इस प्रोजेक्ट का शुरू होगा तो पूरा सुदूर पश्चिम का इलाका जो है, बल्कि सुदूर पश्चिम क्यों, पूरा नेपाल में एक विकास की लहर आएगी इससे। क्योंकि बहुत बड़ी परियोजना है, 5000 मेगावाट की। इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट से कितनी तब्दीली आएगी, कितना परिवर्तन होगा नेपाल में भी और भारत में भी। दूसरी जो दो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, चाहे अपर कर्णाली की है या अरुण 3 की है, ये भी आगे बढ़ रही हैं। और खुशी मुझे ये है कि मेन पॉलिटिकल पार्टीज, जो स्थानीय लोग हैं, वो इन परियोजनाओं का पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं यहाँ अभी भी, रैडिकल एलिमेंट्स हैं जो कुछ ना कुछ परेशानी करते हैं। जैसे कि आज ही की खबर आई है, आज या कल की, अपर कर्णाली में एक प्रोजेक्ट मैनेजर की गाड़ी को नष्ट कर दिया गया है कुछ तत्वों ने। तो इसको छोड़ के ओवरऑल स्थानीय लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सरकारें सपोर्ट कर रही हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों परियोजनाएं भी आगे बढ़ेंगी 900 मेगावाट की। तो आप समझ सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं जिससे बिजली का आयात निर्यात होता है, उस पर तेज़ी से काम चल रहा है। अभी 2 मेजर ट्रांसमिशन लाइंस, कटैया कुशाह परवानीपुर रक्सौल जो है, वो मुझे लगता है कि अगले 2 हफ्ते 15 दिन के अंदर उसका काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक दफ़े वो कंप्लीट हो जाएगा तो तकरीबन 100 मेगावाट पावर और भारत से नेपाल निर्यात कर पाएंगे। इसी तरह ढलकेबार में सबस्टेशन का काम तेज़ी से बढ़ रहा है। मुजफ्फरपुर में हमने एक और ट्रांसफार्मर लगाया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब हो जाएगा, और अब शीघ्र ही होने वाला है, तो मुझे लगता है जो यहाँ पे लोड शेडिंग की प्रॉब्लम है, जो बिजली का संकट है, वो काफ़ी हद तक उसमें सुधार आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी में काफ़ी अब हम लोग, एक हमारा फाउंडेशन बन चुका है इसको निरंतरता देने के लिए। और इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो उपलब्धि है वो एक ये जो
जॉइंट हमने कमिटी बनाई है, ये जो मॉनिटरिंग संयंत्र बना है भारत और नेपाल के बीच में, तो हर 2 महीने में हमारी मीटिंग होती है। उसमें जो जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर किसी प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको देखते हैं कि समाधान क्या हो सकता है, किसको समाधान करना है, कौन सी एजेंसी को ये काम करना है और कितने समय में ये करना है। तो इस तरह का हम लोग डिटेल मॉनिटरिंग अब कर रहे हैं सारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं नेपाल में। और हर 2 महीने अब ये नेक्स्ट मीटिंग हमारी अभी 4-5 दिन के बाद होने वाली है। तो इससे भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ग्राउंड लेवल पे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में या किसी मंत्रालय के साथ, वो सब रिजॉल्व हो जाती हैं। तो हालांकि ये कोई इतना बड़ा पॉलिसी इशू तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि इससे भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में बहुत तेज़ी आई है। पॉलिटिकल लेवल पे महामहिम प्रधानमंत्री प्रचंड जी की 2 विजिट्स हो चुकी हैं भारत की, बहुत अच्छी विजिट्स रहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पेटस मिला हमारे बायलैटरल कोऑपरेशन को। फॉरेन मिनिस्टर हिज एक्सेलेंसी मिस्टर राम शरण महत की कई विजिट्स हो चुकी हैं, बायलैटरल भी, और प्रकाश शरण महत को बायलैटरल विजिट्स भी हो चुकी हैं। और एक अभी रायसीना डायलॉग में भी वो गए थे, उसमें भी बहुत अच्छी बातें हुई हैं। और जो इश्यूज़ हैं दोनों देश के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन के, ट्रेड से संबंधित, इन सारे इश्यूज़ पे भी अच्छी तरह बातचीत हुई है। तो ओवरऑल जो मुझे लगता है कि भारत नेपाल संबंध, पॉलिटिक्स एक जगह है, भारत नेपाल संबंध जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन से लगे हुए हैं या कल्चरल रिलेशनशिप से लगे हैं, उसको हमारा प्रयास है कि तेज़ी से उसको आगे बढ़ाएं। अभी आप देख रहे होंगे हम 2 बहुत बड़े बड़े यहाँ फेस्टिवल्स कर रहे हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स हैं। एक तो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फेस्टिवल चल रहा है, नमस्ते नेपाल, और ये 9 टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट्स में नेपाल के हो रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट हमारे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय से ग्रुप्स आए हैं और पूरे देश में इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। और कल मैं एक कार्यक्रम में था जहां महामहिम राष्ट्रपति जी भी आई थी, इतना बढ़िया वो प्रोग्राम था और सब यंग जनरेशन के लोग थे, बहुत रोमांचक था, लोग बहुत खुश हुए। ऐसे ही एक हम उत्तर प्रदेश अवधी फेस्टिवल करने जा रहे हैं परसों से, जिसमें फूड फेस्टिवल भी होगा और कल्चरल, बिस्मिल्लाह खां साहब की फैमिली आएगी जो शहनाई वादक थे, उनका शहनाई का कार्यक्रम। तो कोशिश हमारी है कि हर तरह का जो हमारा कोऑपरेशन है दोनों देशों के बीच में, उसको निरंतरता दें। कहा है कि लोगों के मन में कुछ भारत के प्रति दुर्भावना है, कहीं ऐसा नहीं लगा है। हालांकि कभी कभी काठमांडू में जब कुछ पॉलिटिकल भाषण हम सुनते हैं या कभी मीडिया के रिपोर्ट्स आते हैं तो उसमें इस तरह की भावना उभर के आती है। लोगों में मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा है। और कार्यकाल का असेसमेंट जो है मुझे लगता है आप लोगों को करना होगा। इसके लिए आप 10 साल के बाद देखेंगे तो रिलेशनशिप हमारी आगे बढ़ रही है, पॉजिटिवली जा रही है, खासतौर इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कल्चरल एक्सचेंजेस और इस तरह के एरियाज में। नेपाल के इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं जो नेपाल के लीडर्स और लोग प्रयास कर रहे हैं उनका समाधान करने का। हमारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि नेपाल की स्थिरता और समृद्धि में भारत का भी फायदा है। मुझे नहीं लगता हस्तक्षेप है, मुझे लगता है जैसे मैंने कहा, भारत का क्या इंटरेस्ट है नेपाल में। अगर नेपाल में इंस्टेबिलिटी होगी तो आपको लगता है उससे भारत को फायदा होगा? नहीं। अगर यहाँ अस्थिरता होगी, अगर यहाँ गरीबी होगी, अगर यहाँ पे अनसर्टेनिटी रहेगी, तो इससे नेपाल को फायदा नहीं है, और नेपाल को फायदा नहीं है तो भारत को फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे ओपन बॉर्डर्स हैं, एक दूसरे से हम लगे हुए हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है नेपाल में, जैसे आप अगर माओइस्ट इंसर्जेंसी का पीरियड लें, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरह ये प्रॉब्लम, जो इंटरनल प्रॉब्लम है नेपाल की, ये रिजॉल्व हो जाए। क्योंकि नेपाल में अगर इंस्टेबिलिटी होगी, इनसिक्योरिटी होगी, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट इंडिया पर पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता कि आप इसको, आप कहते हैं कि हस्तक्षेप है, मुझे नहीं लगता हस्तक्षेप है। मुझे लगता है कि ये हमारा एक सपोर्ट है कि नेपाल में स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस, डेवलपमेंट किस तरह आए।
तो यहाँ पे कहा जाता है कि हस्तक्षेप होता है भारत का, हर चीज में माइक्रो मैनेजमेंट है, हस्तक्षेप है। हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे, भारत का हमेशा सपोर्ट नेपाल की जनता के साथ रहा है, प्रोग्रेसिव चेंज के साथ रहा है, डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट के साथ रहा है। अगर आप हर इसको हस्तक्षेप का दर्जा देंगे तो मुझे लगता है कि आप अपनी जो आपके इनिशिएटिव्स हैं उनको किसी तरह कम कर रहे हैं। महामहिम जी, हमारा एक प्रश्न। नेपाल को क्या करना चाहिए, मैं कह सकता हूँ भारत को क्या करना चाहिए, या जनरलिटी में मैं कहूँ तो देखिए, हर मुल्क के कुछ एडवांटेज होते हैं, तो उन एडवांटेजेस को अगर वो यूटिलाइज करें अच्छी तरह तो मुझे लगता है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि नेपाल का क्या एडवांटेज है, आपके नौजवान हैं, आपका वाटर रिसोर्सेज का पोटेंशियल है, टूरिज्म का है, औषधि का है, इन एरियाज में अगर डेवलप करें तो मुझे लगता है कि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा। प्रॉब्लम कभी कभी क्या होती है ना कि इकोनॉमिक इश्यूज भी पॉलिटिक्स से जुड़ जाते हैं। एक्चुअली ये स्वाभाविक भी है, पर प्रयास ये करना चाहिए कि पॉलिटिक्स एक जगह रहे, कम से कम वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विकास का बाधक ना बने। आप जानते हैं कि 1990 हमारे भारत में भी 1990-91 के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुआ उसमें सारी पार्टीज अब एक मत है। कोई ये नहीं कहता कि ये जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंडिया ने किया ये गलत किया, हालांकि उस टाइम बहुत डिबेट था। तो प्रयास ये रहा है कि सरकार जो भी आए, जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो सिलसिला हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, और आज की तारीख में इंडिया जो है, भारत दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कोई बड़ी इकोनॉमी दुनिया की नहीं है जिसकी रफ्तार विकास की भारत से अधिक है। तो ये काफी बड़ी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि कैसे हुई है? ये उपलब्धि हुई है क्योंकि पूरे पॉलिटिकल पार्टीज में एक कंसेंसस है कि इस रास्ते में आगे जाना है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का कंसेंसस नेपाल में भी हो रहा है। जैसे हाइड्रो पावर डेवलपमेंट पे एक कंसेंसस है, जो पीडीए वगैरह हुए हैं, सभी बड़ी पार्टीज उसमें शामिल हुई हैं और सपोर्ट कर रही हैं। तो मैं समझता हूं कि जो कंपैरेटिव एडवांटेज है नेपाल का, उस पर अगर फोकस किया जाए और उसको पॉलिटिक्स से हटाकर आगे बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा विकास होगा। यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स का समाधान होगा तब एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्टेबिलिटी और विकास का यहाँ बनेगा। And this is the best way for peace and stability. So this is the main reason why we are saying that it's better to solve the problems now than wait for the problem to become bigger. So our view has always been that try and resolve whatever issues there are through dialogue and negotiation. But Dr. Rao, demand is different. He is not demanding on the certain issues of constitution or certain provisions of. See, any individual can demand anything, but I think wisdom and leadership lies in the fact that you resolve problems before they become bigger issues, which become more complex to resolve. Thank you so much.